हेलो बच्चों, PYQ जेई एडवांस में हम लोग 2006 से 2025 तक इन 20 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। आज वैसे मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म के दो पार्ट्स में से क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 1 जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का है, और SN2TH मतलब एसाइल SN2 रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स का है। इसके अलावा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के सेकंड पार्ट में हम लोग 4 टाइप के रिएक्शंस के क्वेश्चंस लेंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के सेकंड पार्ट में करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि कॉमन है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, तो वो कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाले सेक्शन में भी डिस्कशन कर ली है। कुछ और रिएक्शंस है, कुछ और क्वेश्चन है जो प्योरली मैकेनिज्म से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां लिए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है किसी ना किसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ कॉमन भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, ऐसे ही और जो चैप्टर्स हैं जिनके सॉल्यूशंस हम लोगों ने बनाए हैं वो भी इसी चैनल मोहित त्यागी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के भी सभी PYQ के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 2023 का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ P। और ये जो P है इसमें एक नॉन हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये P वाला कंपाउंड। ठीक है, अब देखो रिएक्शन गिवन है, 4 साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड है। इस कंपाउंड में 4 साइनाइड ग्रुप लगा दिए हैं और फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन किया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और एक्सेस में लेके किया गया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि किसी एक दो का कर दिया और बाकी को छोड़ दिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब साइनाइड का हाइड्रो रिडक्शन होता है तो करेस्पॉन्डिंग अमीन बनती है। ये आप समझ लेना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो ज्यादातर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को अमीन में कन्वर्ट कर देता है। चाहे वो नाइट्रो हो तो भी उसे अमीन बनाएगा, अमाइड हो तो भी अमीन बनाएगा, साइनाइड हो तो भी अमीन बनाएगा, और सेकेंडरी आइसोसाइनाइड हो तो सेकेंडरी अमीन बनाएगा। ठीक है, इमीन होगा तो भी उसका रिडक्शन करके अमीन ही बनेगा। तो यहां पर ये सभी जगह CH2NH2 CH2NH2 इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, इस तरह का बन जाएगा CH2NH2 CH2NH2। ऐसा ही इस तरफ भी कर देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में तो ये होगा। सेकेंड स्टेप में इन्होंने एसिटोफिनॉन एक्सिस में डाल के रिएक्शन करा दी है, और ये कह रहे हैं कि कोई साइक्लिक रिएक्शन नहीं हुई है जिससे कि कोई हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड बन जाए। जैसे कंफ्यूजन होता है ना, कई बार ऐसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कि इस कंपाउंड में यहाँ 2NH2 है और ऐसे रिएक्शन हो गई कीटोन की, एक बार नाइट्रोजन ने यहाँ रिएक्शन किया फिर मान लो कोई H2O निकल गया। ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, सीधी सादी सी रिएक्शन है। तो अब बताओ कितने मोल्स ऑफ एसिटोफिनॉन की रिएक्शन होगी। ये रहा एसिटोफिनॉन, ऑब्वियसली 4 मोल्स ऑफ एसिटोफिनॉन की रिएक्शन होगी। हमें पता है कि जब C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड कीटोन का NH2 से रिएक्शन करता है तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। कुछ इस तरीके से मान सकते हो आप कि ये C डबल बॉन्ड O है और यहां NH2R है, प्राइमरी अमीन है, H2O का मॉलिक्यूल निकलता है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में की जाती है जिससे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता है, जिसे शिप बेस भी कह सकते हैं। ऐसा ही यहां होगा, चारों NH2 पर रिएक्शन होगी, चारों NH2 पे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां NH की रिएक्शन हुई डबल बॉन्ड मिथाइल और फिनाइल, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ मिथाइल और फिनाइल, है ना।
नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ यहाँ रिएक्शन हो गई, एक तरफ मिथाइल है और यहाँ फिनाइल है, और ऐसे ही यहाँ हो गया, मिथाइल है और फिनाइल है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नाइट्रोजन नहीं पूछा, कार्बन पूछा है। ये कंपाउंड P है, sp2 मतलब दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक पाई बॉन्ड जिसपे हो एक एरोमेटिक रिंग, ये जो एक फिनाइल ग्रुप है इसमें 6 कार्बन है जो कि sp2 ही तो है, सभी में एक एक डबल बॉन्ड है, तो 6 इसके होंगे तो 6 इस फिनाइल में होंगे, 6 इस फिनाइल में होंगे, यहाँ फिनाइल है, ये फिनाइल है, और इसी तरीके से 6 इस फिनाइल में होगा, तो 24 तो फिनाइल फिनाइल के हो गए इस फिनाइल में, यहाँ यहाँ और यहाँ, और 4 ये देखो 1 2 3 और 4, जो भी कार्बन एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें 28 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, sp2 कार्बन कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ एक मैकेनिज्म भी बता देता हूं आपको कि एल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड कीटोन NH2 से रिएक्शन करता है, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करता है, तो किस स्टेप्स में करता है वो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है। जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन इस तरह से NH2 और ये कोई R प्राइमरी अमीन से होती है एसिडिक मीडियम में, तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा मैकेनिज्म पे नहीं जाना अपन को, मैकेनिज्म पे नहीं जाना अभी तो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ये बताया ना आपको कि ये बनता है, वो बनता कैसे है उसको मैं व्हाइट कलर से लेके आता हूं कि फर्स्ट स्टेप में H+ आता है इस जगह, है ना, रिएक्शन शुरुआत कहां से होगी वो बताना पड़ेगा यार। फर्स्ट स्टेप में H+ आता है इस ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड में आता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, तो यहां एडिशन होगा तो क्या बना इस कार्बन पे, यहां तो आ गया NH2 R, नाइट्रोजन के बन गए 4 बॉन्ड OH, ये अब इसमें से H+ निकल गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, तो क्या बना OH आ गया और NH2 आ गया, मतलब एक H रह गया। अब एक कार्बन पर आप याद करो, एक कार्बन पर 2 OH जनरली स्टेबल नहीं होते हैं, जनरली ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि H2O इसमें लोन पेयर में रिपल्शन होता है और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल के वापस Hc डबल बॉन्ड O बन जाता है। सिमिलरली यहां भी ऑक्सीजन का लोन पेयर और नाइट्रोजन के लोन पेयर में रिपल्शन है, यहां भी H2O का मॉलिक्यूल निकलता है इस जगह से, है ना, और ये भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके की रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें एडिशन हुआ, उसके बाद में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, तो ये एडिशन एलिमिनेशन वाला मैकेनिज्म हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, पहले एडिशन होता है उसके बाद में एलिमिनेशन होता है। क्लियर है, ये रिएक्शन है। अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वापस यही बनता है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है ना, इसी स्टेप्स में होते हुए वापस ये रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है। अच्छा एक और चीज मैं पूछ रहा था इसमें, आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, ज्योमेट्रिकल पूछा है का, ऑप्टिकल एक्टिव वगैरह नहीं पूछा, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैंने आसान चीज पूछी है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो उसको उस क्वेश्चन को भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे ये वाला कंपाउंड था ना आपके सामने अभी अभी, ये वाला यही है कि नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड मिथाइल है फिनाइल है, फिर नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल और फिनाइल। इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन दे जाता हूं कि इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। है ना, क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। अब जब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल जाए तो नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर भी निकाल लेना। जिसमें वो ऑप्टिकल आइसोमर भी इंक्लूड हो जाएगा अगर बनता है तो। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये काम तुम्हारा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, बोलो। 2014 का एक आसान सा क्वेश्चन है। अमीन की रिएक्शन, यहां अमीन भी है और अमाइड भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दी गई है। तो क्या होगा, एन एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन है। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कि नाइट्रोजन की रिएक्शन जब एसिटिक एसिड के हैलाइड के साथ पायरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं या पायरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं या फिर इसी की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में पायरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं, तो पायरिडीन कुछ नहीं करता, बस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है और रिएक्शन आसानी से हो जाती है ना, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो जाती है। तो रिएक्शन वही है एसाइल SN2, जिसे हम लोग एन एसाइलेशन कहते हैं। ये SN2TH रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां जाके रिएक्शन करता है, Cl को निकालता है। मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, रिएक्शन करेगा, O- बनाएगा, फिर O- डबल बॉन्ड बनाएगा, Cl को निकालेगा। सेम रिएक्शन यहां भी होती है कि लोन पेयर यहां अटैक करता है, इसको बाहर निकालता है। तो नाइट्रोजन का H और ये Cl निकल जाता है, नाइट्रोजन का H और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है। N पर एसिटाइलेशन हो गया और बाई प्रोडक्ट HCl एंड एसिटिक एसिड बना, दोनों रिएक्शन का। तो सेम रिएक्शन यहां है। यहां देखो ये अमाइड है ना कि अमीन, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा है। यहां तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, अमाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। और वैसे भी जानबूझ के इन्होंने लिखा है कि CH2Cl2 थोड़ा सा मतलब पोलैरिटी भी कम है इस सॉल्वेंट की। तो ऐसा भी नहीं है पायरिडीन जैसा भी इतना उत्साह बढ़ाने वाला न्यूक्लियोफाइल का कि भैया आ जाओ रिएक्शन कर लो, वैसा भी नहीं है। ठीक है ना। तो अमाइड तो वैसे भी रिएक्शन करेगा नहीं, एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन करता भी नहीं है। इसकी रिएक्शन होगी बस और एसिटाइलेशन यहां हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड कि अमाइड तो वैसे के वैसे ही रहा और इस नाइट्रोजन पर एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ गया, C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड बाहर निकलता है, वो मैंने बताई दिया ये वाला पार्ट कि साथ में एसिटिक एसिड बाहर निकलता है। तो एसिटिक एसिड तो निकलेगा ही, ये नहीं बनेगा। इसने रिएक्शन कैसे कर ली, यही लग रहा है आंसर, ये नहीं होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो गया इसका फर्स्ट वाला। चले आगे, चलो मैचिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और प्रॉपर्टीज दी गई है। ठीक है, इस तरफ कंपाउंड है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। एल्डिहाइड, टर्मिनल एल्काइन, साइनाइड एंड आयोडाइड। कहा गया है गिव्स प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-DNPH भी लिख देते हैं, DNP भी लिख देते हैं। ब्रेडीज रिएजेंट भी कहा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में ब्रेडीज रिएजेंट रिएक्शन करके ऑरेंज येलो कलर का पीपीटी बनाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, ए के लिए, पी के लिए बताता हूं।
किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये तो हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन पर फिनाइल जोड़ दिया तो ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, और फिनाइल की 2 पोजीशन पर एंड 4 पोजीशन पर नाइट्रो जोड़ दिया तो ये हो गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और करस्पॉन्डिंग 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, जो क्या है, पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। येलो, येलो नहीं होता, ज्यादातर तो ऑरेंज ही आता है, ऑरेंज पीपीटी। तो यही तो बोल रहा है पीपीटी बनता है क्या, तो किसके साथ बनेगा इसका, तो केवल एल्डिहाइड के साथ, टर्मिनल एल्काइन के साथ भी नहीं बनेगा, साइनाइड के साथ भी नहीं, और हाइड्राइड के साथ भी नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, इसकी मैचिंग तो पी के साथ ही होगी। नेक्स्ट, गिव्स प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में पीपीटी कौन देगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में आप भी बताओ, क्या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़े हैं आपने, टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और टर्मिनल एल्काइन भी देता है, ठीक है। इसके अलावा टॉलेंस टेस्ट क्या आयोडीन के साथ में पीपीटी बना सकता है क्या, सिल्वर आयन आयोडाइड के साथ भी पीपीटी बनाता है, सिल्वर आयन साइनाइड के साथ भी पीपीटी बनाता है, उसको मैं यहां लिख देता हूं, चलो भाई, एल्डिहाइड के साथ में टॉलेंस रिएजेंट, हालांकि सिल्वर नाइट्रेट ही नहीं होता है उसमें, सिल्वर नाइट्रेट के अलावा साथ में वो भी डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं, है ना, ये टॉलेंस रिएजेंट। अब इन्होंने पूछ ही लिया, इस तरीके से ही पूछ लिया भाई, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, हालांकि पूरा लिखना चाहिए था इनको, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पर फिर ठीक है, संदेह केवल सांकेतिक पूछना चाहता है, तो ये बनना जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्लस सिल्वर मिरर, ये बनता है। तो ये टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट है, पीपीटी बनता है। टर्मिनल एल्काइन के साथ भी ये रिएक्शन कराओ, तो टर्मिनल एल्काइन के साथ भी व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, सिल्वर का व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, इसके अलावा साइनाइड के लिए बोला है इसने, साइनाइड सिल्वर आयन के साथ में, आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि सिल्वर साइनाइड बनता है व्हाइट कलर का, साइनाइड मेथड के अंदर, क्योंकि सिल्वर साइनाइड का केएसपी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो आसानी से पीपीटी बन जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिल्वर आयन हैलाइड्स के साथ में, फ्लोराइड को छोड़ दो तो क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ और आयोडाइड के साथ बहुत आसानी से सिल्वर आयोडाइड बना लेगा, तो ये येलो कलर का हाँ, येलो कलर का सिल्वर आयोडाइड बनाएगा, इसकी केएसपी की वैल्यू भी बहुत कम है, तो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फोर्थ वाला ये जो क्यू है, वो तो इसके लिए भी मैच कर रहा है, 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 ठीक है। मतलब इसका तो केवल पी होगा, क्यू इन सब में आएगा, क्यू इसमें आएगा, क्यू इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब वो स्पीशीज जो वो पॉजिटिव चार्ज पे जाके रिएक्शन करती हो, खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो साइनाइड और आई माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है ही, तो आर जो होगा वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रीन रिएक्शन याद है कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCN से या KCN से करवाते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है, तो ये दोनों ही हो गया, साइनोहाइड्रीन में तो ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है, साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन में तो ये भी इन्वॉल्व है, और साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन में साइनाइड खुद तो होता ही है। रिएक्शन कौन सी है साइनोहाइड्रीन वाली, भाई साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन ये है ना कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCN से करा देते हैं बेसिक मीडियम में,
तो बेस यहां से H प्लस निकाल ले जाएगा तो H2O बनेगा, जिससे Cn माइनस बनेगा। Cn माइनस यहाँ रिएक्शन होगा तो इन्वॉल्व हो गया ना, साइनाइड यहाँ आके जुड़ता है, O माइनस बनता है, O माइनस वाटर से फिर H प्लस ले लेता है तो OH बन जाता है। ये साइनोहाइड्रीन है। तो एल्डिहाइड भी इन्वॉल्व होगा, कीटोन भी होगा, साइनाइड भी होगा। इसकी जगह कई बार KCN फर्स्ट स्टेप में डाल देते हैं, सेकंड स्टेप में HCl डाल देते हैं, तो भी यही बनता है साइनोहाइड्रीन। तो इसमें दोनों ही हो गया। ठीक है, मैच कर ले आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2022 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कंसिडर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ये क्या हुआ, दो दो कैसे बन गए? देखो, बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ की गई है AlCl3 के प्रेजेंस में। हमने फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में कीटोनिक ग्रुप बनता है ना रिएक्शन, फिर जिंक अमलगम। नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूं मैं इसको। पहले एसाइलेशन है, फिर जिंक अमलगम, SOCl2 AlCl3 और अगेन हाइड्रोकार्बन। चलो ठीक है, सॉल्यूशन यहां देखो, ये रहा बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक तो नहीं है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ की गई है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक। किसके प्रेजेंस में? फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बताओ, आपको पढ़ाया था फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसिड हैलाइड यहां होता तो भी करता है, एनहाइड्राइड भी करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं तब भी करता है। तो वैसे ही कुछ रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा, यहां प्लस बना तो प्लस ने तो जुड़ गया बेंजीन के साथ में एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और जो माइनस बना है वो यहां से H प्लस जो निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। AlCl3 भी AlCl3 ही यूज होगा बीच में, पर मैंने डायरेक्ट बता दिया ऐसा होगा। तो कुल मिला के यहां C डबल बॉन्ड O प्लस बना, और यहां जो माइनस टूटा था इस प्लस ने H को धक्का मार दिया यहां से, और H यहां आ गया। तो फर्स्ट स्टेप का कंपाउंड तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, जिंक अमलगम HCl डाल दिया। जिंक अमलगम HCl तो क्लीमेंशन रिडक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन का होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन, तो क्लीमेंशन रिडक्शन होगा इस कीटोन का, कीटोन का क्लीमेंशन रिडक्शन होगा तो बन जाएगा CH2, यहां ये OH है ही। फिर इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवा दी गई है। SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और OH को रिप्लेस करता है Cl। ठीक है, OH को रिप्लेस करके क्या बना देता है, एसिड हैलाइड। तो यहां बन गया एसिड हैलाइड। लो जी, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने AlCl3 डाल दिया। AlCl3 डालेगा तो AlCl3 Cl माइनस को निकाल ले जाएगा, और जब Cl माइनस निकलेगा AlCl3 के साथ तो कार्बोकेटाइन बनेगा, वही इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर लेगा। तो अगेन इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी और कार्बन प्लस जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, ये एक कीटोन बन गया। और इस कीटोन की रिएक्शन अगेन जिंक अमलगम HCl के साथ में क्लीमेंशन रिडक्शन करवा दिया गया है, जिससे कि एक हाइड्रोकार्बन बना। जैसा इसने बोला था वैसा का वैसा मैंने कर दिया, ये कोई हाइड्रोकार्बन बना। ठीक है, जैसा बोला था वैसा ही किया है ना। तो क्या क्या बनाया इन्होंने, फर्स्ट है P, फिर QRS, PQRS और फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला कंपाउंड तो P है, Q R और S, ये बन गए। अब देखते हैं क्या चाहते हैं ये।
करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखते हैं जरा। कंपाउंड पी एंड आर, आर बोला ना, कंपाउंड पी एंड क्यू बोला, हाँ आर तो यहां लिखा हुआ था। कंपाउंड पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कंपाउंड पी एंड क्यू दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। सत्यवचन भाई, सत्यवचन, सत्यवचन, करेक्ट कर दो इसको। कंपाउंड एस डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर सकता है कि कंपाउंड एस, कंपाउंड एस ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कैसे करेगा? ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से होती है तब जाके ब्रोमीन वाटर का एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, और फिर रिएक्शन होके उसका कलर जो है ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है। तो ये तो एल्कीन एल्काइन का टेस्ट है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट है। वहां ना तो एल्कीन है ना एल्काइन है, और बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड ये टेस्ट नहीं देते, तो ये तो गलत हो गया, सरासर झूठ हो गया। कंपाउंड पी एंड कंपाउंड एस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से तो एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं, पीएस के लिए बोला है। पीएस एल्डिहाइड कीटोन है क्या? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से होती है तो ऑक्साइम बनते हैं। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, इससे रिएक्शन होती है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पर OH, इसे ऑक्साइम कहा जाता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, दोनों में से एक देगा। तो देखते हैं पी और एस एल्डिहाइड है क्या? तो पी एल्डिहाइड कीटोन है, और एस कहां है? हाँ जी ये भी कीटोन है, ये दोनों ही ऑक्साइम बना सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट, कंपाउंड आर रिएक्ट्स विद डाई एल्काइल कैडमियम, मतलब R2 कैडमियम, टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्शरी अल्कोहल। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कारण बताता हूं। आर के लिए बोला ना इसने, कहां गया आर? PQR, अच्छा ये रहा, ये एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन जब किसी भी, ये रहा एसिड हैलाइड, इसकी रिएक्शन आपने आर, इसको डैश कर देता हूं, R2 कैडमियम के साथ कर दिया, या फिर R2CuLi के साथ कर दिया, ये दोनों ही गिगनार रिएजेंट जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, अच्छे खासे होते हैं, लेकिन गिगनार रिएजेंट जैसा नहीं है, या RLi जैसा नहीं है। ये एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन नहीं कर पाते, बट एसिड हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। SN2TH रिएक्शन करते हैं, ये रहा इसका R माइनस न्यूक्लियोफाइल, यहां पे भी R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके रिएक्शन करेगा, एसाइल SN2 रिएक्शन होगी, या SN2TH रिएक्शन जिसको मैं कहता हूं वो होगी। तो यहां अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो करेस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा। इस कीटोन पर कभी भी R2 कैडमियम या R2CuLi रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन पर ही रुक जाती है, एल्डिहाइड क्या कीटोन पर ही रुक जाती है। तो यहां भी इस पर जब रिएक्शन कराओगे तो केवल और केवल यहां R ग्रुप आ जाएगा, Cl को निकाल देगा, R2 कैडमियम डालोगे तो टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा, एक कीटोन बनेगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फोर्थ तो गलत हो गया, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2021 का ये क्वेश्चन है, और पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स विच मे बी फॉर्म्ड on monobromination of 1-methyl cyclohexane hex 1-ene using bromine और HNu, HNu मतलब UV लाइट, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? ऐसे कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि भाई साइक्लोहेक्सीन है, ये रही साइक्लोहेक्सीन, हाँ ये रही साइक्लोहेक्सीन,
ये रही साइक्लोहेक्सेन। इसकी 1 पोजीशन पर मिथाइल है जी, 1 यही होगी जी, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से सनलाइट के प्रेजेंस में कर दी, ब्रोमीन से सनलाइट के प्रेजेंस में कर दी, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सारे बोले इसने पॉसिबल बनेंगे। वैसे तो मेजर तो एलाइलिक पोजीशन पे बनेंगे, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है जी, फ्री रेडिकल बन के फिर रिएक्शन होती है। तो यहाँ फ्री रेडिकल जहां जहां बनेंगे वहां वहां रिएक्शन कर देंगे, और sp3 कार्बन पर ही होगी, sp2 कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसमें। तो फ्री रेडिकल वैसे डबल बॉन्ड के जस्ट पास में ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन है, रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहां कहां फ्री रेडिकल बन सकते हैं? तो इसमें फ्री रेडिकल यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, ये तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली जगह हो गई। अब क्योंकि उसने बोला है पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल भी बोल ही देता भाई, कंफ्यूज करता है, कोई बात नहीं। तो ये वाले आइसोमर भी फ्री रेडिकल तो मतलब बन ही सकते हैं, क्या दिक्कत है इस जगह? तो फ्री रेडिकल तो यहां भी बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत माइनर होंगे, इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि पॉसिबल बनाओ, तो भाई पॉसिबल तो है, बनते बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, थ्योरेटिकली तो बनेंगे, हमने तो थ्योरी पढ़ रखी है, तो थ्योरेटिकली तो बनेंगे। तो फ्री रेडिकल कहां कहां बना? फ्री रेडिकल एक तो बना है यहां, फ्री रेडिकल एक तो बना है यहां, फ्री रेडिकल एक तो बना है यहां, और फ्री रेडिकल ये भी बना है बहुत माइनर, और यहां भी बनेगा। ठीक है, इसको ऊपर कर दें थोड़ा बहुत, एक फ्री रेडिकल यहां भी बना है, क्योंकि ये तो एलाइलिक हैं सारे के सारे, हाईली स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल है ना, हाईली स्टेबल है, और मेजर प्रोडक्ट इन्हीं के बनेंगे। ये तो नेग्लेजिबल होंगे, बता रहा हूं ना, थ्योरेटिकली बनते हैं, क्या पता प्रैक्टिकल तो बनते भी नहीं है, मतलब उनके सामने कोई औकात नहीं है इनकी, फिर भी। अच्छा, एक और चीज, यहां जब फ्री रेडिकल बनेगा तो रेजोनेंस भी तो करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो मेरे भाई डबल बॉन्ड यहां भी आएगा, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके यहां आएगा, तो फ्री रेडिकल यहां आएगा, रेजोनेंस पढ़ा होगा आपने, और फ्री रेडिकल एलाइलिक पोजीशन पर डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो फ्री रेडिकल यहां भी आएगा, और जहां जहां फ्री रेडिकल है वहां वहां बी आर आके जुड़ेगा। तो बी आर यहां लगा दो और यहां लगा दो, तो एक ही बात है, ये दोनों तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एक जैसी है, जैसे बेंजीन की दो की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनती है, वैसे बी आर यहां लगा दो तो भी वही प्रोडक्ट होगा, बी आर यहां लगा दोगे तो भी वही प्रोडक्ट होगा। तो उसको मैं 2 बार तो काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना नहीं हूं। इससे तो बनेगा ये वाला स्टीरियो आइसोमर, बाद में गिनेंगे, बोला है भैया ऑल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। इससे अलग प्रोडक्ट बनेगा, इसका अलग बनेगा, तो मैं इसको भी बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, इसके सामने बना देता हूं, यहां डबल बॉन्ड, यहां बी आर, यहां बी आर, ठीक है, इस जगह लगाओ ना, तो यहां बी आर, और इसका भी अलग बनेगा, डबल बॉन्ड यहां, तो यह इस जगह ब्रोमीन आ गया। ठीक है, इन दोनों के भी बनाई दो, थोड़ी बहुत इज्जत तो रख ही लेते हैं इनकी। तो यहां भी बी आर और यहां भी बी आर, ये बनेंगे। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर में कोई ज्योमेट्रिकल शो कर रहा हो तो उसको कंसिडर करना, कोई ऑप्टिकल शो कर रहा हो तो उसको कंसिडर करना। यहां मुझे कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगी, ज्योमेट्रिकल तो नहीं दिख रही, बट इसमें कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन होता है तो मतलब दो पॉसिबिलिटी बनती है। अपन ने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n पढ़ा है, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर इसमें एक है, तो 2 स्टीरियो आइसोमर तो इसके बनेंगे, डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। एक कायरल कार्बन ये रहा, और कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर तो है नहीं, तो 2 स्टीरियो आइसोमर इसके बनेंगे, डी और एल वाला। इसमें भी एक कायरल कार्बन है,
तो 2 इसके बनेंगे। इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो भाई इसका एक ही बनेगा। इसमें भी एक कायरल कार्बन है तो इसके भी 2 बनेंगे। यहां भी एक कायरल कार्बन है तो इसके भी 2 बनने चाहिए। यहां भी एक कायरल कार्बन है तो इसमें भी 2 आइसोमर बनने चाहिए। तो कितना हो गया? 2 और 2 और 2, 2 2 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए 2, मतलब 12 तो ये हो गए और एक 13। तो टोटल कितना आया आंसर? टोटल 13 आइसोमर आया है। और मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मतलब याद सा आ रहा है कि आंसर 9 दिया गया था। मतलब एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है कि आंसर 9 दिया गया था। मैं समझता हूं इसका आंसर जो होना चाहिए वो 13 ही होना चाहिए, क्योंकि उसने पॉसिबल बोल दिया। अगर वो बोलता कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स, तब आंसर 9 लिखना ज्यादा सही था, क्योंकि स्टेबल तो यही है। ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेंगे, ये तो बहुत माइनर प्रोडक्ट होंगे, ये दोनों माइनर प्रोडक्ट है, मेजर तो वही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं है। फिर भी बताने दोनों सब चाहिए थे, इसलिए मैं समझता हूं कि पॉसिबल ही क्यों पूछा। बोला पॉसिबल तो 13 बोलना चाहिए। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट नहीं बिगाड़ता हूं, आप भी अपने कॉन्सेप्ट मत बिगाड़ना। ठीक है, चलें आगे। हाँ, इस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ है, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज सेम एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक बॉन्ड बनता है जो जितनी एनर्जी रिलीज करता है उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन गैसियस स्टेट, है ना। द एनर्जी इन गैसियस स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज of a bond is called bond dissociation energy or bond strength. Bond energy, bond dissociation energy affected by S character of bond and stability of free radical formed. शॉर्टर बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, ये बात इसने बोल रखी है, जो कि हमें पहले से पता है। कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां दी हुई है। मिथाइल का CH बॉन्ड टूट जाए, Cl बॉन्ड टूट जाए, Cl बॉन्ड टूट जाए और HCl बॉन्ड टूट जाए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए करेस्पॉन्डिंग एनर्जी दी हुई है। क्लियर? क्वेश्चन है, करेक्ट मैचिंग करनी है। यहां CH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी यहां दी गई है, सामने CH लिखे हुए हैं बॉन्ड, कॉलम J में कम मॉलिक्यूल दिए हैं जिनके CH बॉन्ड की एनर्जी किससे मैच करेगी, यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मैच करानी है। मैचिंग का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ डेटा दिए हैं तो कैलकुलेशन में कहीं कंफ्यूजन हो जाए। CH बॉन्ड डिसोसिएशन किया है तो इस 105 है, तो यहां तो 105 कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना। और वैसे भी सभी CH बॉन्ड है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख देंगे। ऊपर इतने अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि एस करेक्टर देख लो, स्टेबिलिटी देख लो। जितना ज्यादा CH मतलब फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उतना ही आसानी से बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी सेम टाइप के बॉन्ड के लिए बता रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फॉर्म्ड, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। इस सेम टाइप के बॉन्ड की बात की गई है, जैसे इस क्वेश्चन में CH की बात की गई है। देखो P वाला जो है उसमें फ्री रेडिकल ये वाला बनेगा ना, ये वाला कार्बन बनेगा और उस पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, इस CH पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, आइसोप्रोपाइल है। Q वाला जब CH बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो बेंजाइल के टाइम फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां जो इंडिकेट कर रखा है वो विनाइल वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ये विनाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा और S में एक ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल बनेगा। S करेक्टर ज्यादा होता है तो कैटायन और फ्री रेडिकल दोनों की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। यहां इन सब की स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो मुझे बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है, ये वाला। उसके बाद में ये सेकंड, ये आइसोप्रोपाइल वाला फ्री रेडिकल है।
एस करेक्टर इसमें बहुत ज्यादा है, एस करेक्टर यहां कम है। मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते हैं तो एस करेक्टर बढ़ता है, एस करेक्टर बढ़ता है तो कैटायन और फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। तो विनाइलिक फ्री रेडिकल जो है, डबल बॉन्ड वाला फ्री रेडिकल, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। और लीस्ट स्टेबल है यहां ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल। ये तो हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और इसका रिवर्स हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए इसको चाहिए, क्या नाम है, ट्रिपल बॉन्ड को। तो सबसे ज्यादा कौन है, 105 है, नहीं नहीं ये है सबसे ज्यादा, तो 132 है, ये आएगा इसके लिए। ठीक है, फिर आएगा विनाइलिक तो 110 आएगा। सबसे कम स्टेबिलिटी, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल की, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम आएगी, 80 है, और ये हो जाएगा इसके लिए। बस हो गया, क्वेश्चन कर लो, मैच कर लो, देख लो आंसर कौन सा मैच करता है। चले आगे, चलो इसी पैराग्राफ में, सेम पैराग्राफ है, एक और क्वेश्चन दिया है। अब इसमें ना पॉइंट जो है अच्छी तरीके से चुन चुन के लिए हैं, चुन चुन के लिए गए हैं। क्या पॉइंट लिए गए हैं जरा देखते हैं। क्या चक्कर है, हाँ देखो जरा ध्यान से देखो। मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से हो गई, सनलाइट की प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड और HCl बना। इसमें इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप की बात की गई है, मतलब इसकी मैकेनिज्म पे बात चल रही है। तो आओ इसकी मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है CH3H है, जिसकी रिएक्शन क्लोरीन क्लोरीन से हो गई, और CH3Cl बना और HCl बना। जो बोला वही मैंने बनाया, लेकिन इसका मैकेनिज्म ये थोड़ी ना है। मैकेनिज्म तो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप है ना, 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है चेन इनिशिएशन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है। तो क्लोरीन का सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल, मतलब होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये फ्री रेडिकल जाकर फिर रिएक्शन करेगा कार्बन H बॉन्ड पर, जो कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप होगा, चेन प्रोपागेशन स्टेप। तो 2 स्टेप होते हैं चेन प्रोपोगेशन के। फर्स्ट में मीथेन का CH बॉन्ड Cl के रेडिकल के बहकावे में आएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ध्यान रखना, H फ्री रेडिकल नहीं बनता, मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन क्लोरीन वाले बॉन्ड पर टक्कर मारेगा और मिथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। और फिर जब ये आपस में रिएक्शन करते 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 थक जाएंगे और इनकी संख्या कम पड़ने लगेगी, मॉलिक्यूल कम होने लगेंगे, उसके बाद में फ्री रेडिकल ही आपस में बॉन्ड बनाने लगेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। वो चेन टर्मिनेशन स्टेप होंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप्स। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में जब क्लोरीन फ्री रेडिकल के सामने क्लोरीन आता है तो Cl2 बन जाता है। जब मिथाइल फ्री रेडिकल के जस्ट सामने मिथाइल फ्री रेडिकल आता है तो CH3Cl बन जाता है। और जब मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने मिथाइल फ्री रेडिकल आता है तो ईथेन बन जाता है। ठीक है, अब चलें क्वेश्चन पे। डेटाज वगैरह देख लेना, कितनी एनर्जी चाहिए। मैं एक एक की एनर्जी निकाल देता हूं। मैं जहां तक समझ रहा हूं ये इसकी एनर्जी पूछेगा। इनिशिएशन स्टेप एक्सोथर्मिक है कि उसकी एनर्जी कितनी है। प्रोपगेशन स्टेप जो है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, जिसमें मिथाइल रेडिकल बनता है, ये वाला रेडिकल बोला है इसने। और प्रोपगेशन स्टेप जिसमें इन्वॉल्व होता है मिथाइल क्लोराइड, वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। पूरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि कितनी एनर्जी है, सब एनर्जी की बात पूछ रहा है।
3 स्टेप्स की एनर्जी पूछी, इसकी निकाल, है ना। तो वैल्यूज देख लेते हैं, वैल्यूज क्या बोल रखी है उसने। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के लिए तो 58, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 58 है किलो कैलोरी पर मोल। तो यहां तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी बताई, 58 किलो कैलोरी पर मोल। मैं अब किलो कैलोरी नहीं लिखूंगा यार, 58 ही लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। किलो कैलोरी पर मोल है। जब इसे डिसोशिएट करोगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, चाहिए होगी। अच्छा अब आप देखो यार, यहां इसके लिए तो, इनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो होती है इनकी एनर्जी। यहां इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यहां नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान रखना, बॉन्ड की इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी को तो नेगेटिव में शो करेंगे, और एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव में शो करेंगे। थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी ना। तो यहां CH3 और H बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी दी थी, पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। CH3H के लिए दिया था 105, और HCl के लिए दिया गया है 103। ठीक है, तो यहां इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 105 किलो कैलोरी पर मोल की जरूरत होगी, एब्जॉर्ब होगी, प्लस है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से 103 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलेगी, माइनस में, है ना, एनर्जी रिलीज होगी। तो बताना एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है कि रिलीज ज्यादा हो रही है ओवरऑल इस वाले स्टेप में। ऑब्वियसली एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है ना। 105 तो एब्जॉर्ब होगी और 103 निकलेगी, तो ओवरऑल इस स्टेप का जो एनर्जी होगा वो प्लस में आएगी। तो इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन, ये वाला जो स्टेप होगा ना, इसके लिए एंथैल्पी जो होगी वो आएगी किसमें, प्लस कितनी, 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये प्लस में आने का मतलब एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ, प्लस मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये स्टेप होगा एंडोथर्मिक ओवरऑल। ठीक है ना, ये वाला तो दिख ही रहा है यार तुम्हें, डिसोसिएशन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी तो ये भी एंडोथर्मिक है। ये वाला ओवरऑल स्टॉप एंडोथर्मिक है, यहाँ एंडोथर्मिक है, ये वाला डिसोसिएशन में एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल यहाँ का जो परिणाम निकला वो ये है एंडोथर्मिक। इस स्टेप को भी देख लेते हैं। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा है और मिथाइल क्लोरीन बॉन्ड बना है। मिथाइल क्लोरीन क्लोरीन की तो अपन को बताई है 58 है, इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ पे। और मिथाइल क्लोरीन बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी निकलेगी वो देख लेंगे अपन। ये रहा, मिथाइल क्लोरीन बॉन्ड डिसोशिएट हुआ तो डिसोसिएशन में 85 किलो कैलोरी पर मोल एब्जॉर्ब होती है डिसोसिएशन में। तो यहां देखना, इसके लिए तो एब्जॉर्ब होगी 58 किलो कैलोरी पर मोल इसको तोड़ने में, और जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने को माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, और कितनी बताई थी, 85 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो एब्जॉर्ब तो हुई है 58 और रिलीज हुई है कितनी, 85। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया इसका, 30, तो इसका हो जाता 30 से 3 कम आएगा, 27 आ गया, 27 आएगा, -27। इसके लिए जो आएगा वो ओवरऑल -27 आएगा किलो कैलोरी पर मोल। समझ गए क्या भाई, रिएक्शन में एब्जॉर्ब यहां हो रही है, निकल यहां रही है, एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो कुल मिला के निकल जा रही है यार, सीधी सी बात है। दिस माइनस दिस कर दो, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है, कौन सा स्टेप पूछना है, और इसका बता दिया, इसका बता दिया, प्रोपोगेशन का पूछा था, इनिशिएशन का पूछा था, ओवरऑल एनर्जी भी निकालते हैं, ओवरऑल बॉन्ड की एनर्जी इन सब की निकालो और फिर जोड़ दो, इसकी क्या है, इस स्टेप की क्या है, स्टेप की क्या है, स्टेप की क्या है, स्टेप नहीं, ये वाला स्टेप तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, जो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उनमें देखना बस। तो ऐसे ही कर लो ना यार, मिथाइल और H बॉन्ड डिसोसिएशन में कितनी एनर्जी चाहिए मिथाइल और H के लिए, 105 एनर्जी चाहिए।
ठीक है। इस क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। मिथाइल क्लोरीन बॉन्ड को बनाने के लिए, मिथाइल क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी कहां लिखी थी अभी अपन ने, ये वाली। इसके लिए जब ये बनता है तो 85 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होती है, और जब H और Cl बॉन्ड बनता है तो 103, अभी लिखा था कहीं पे, 103 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल कितनी रिलीज हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई? कितनी है ये, -188 क्या, ठीक है ना। और टोटल एब्जॉर्ब कितनी हुई, +150, 60 और 73, 63, सही है ना। हाँ सही है। तो कुल मिला के ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई है माइनस में, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, यार माइनस करो ना, मेरे मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो 60 होता ये, तो ये होता 28 है ना, अगर वो 60 होता तो ये होता 88, नहीं 28, तो 3 और कम कर देते तो 25 रह गए। सही है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ यार। 25 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ओवरऑल पूरी रिएक्शन में। और ये जब रिलीज होगी तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है। पूरा स्टेप जो पूरी रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक है। अब देख लो यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक स्टेप में पूछते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप एक्सोथर्मिक है, जिसमें -58 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ जी, ये एक्सोथर्मिक है क्या, ये तो एंडोथर्मिक है। रिलीज कहां हो रही है, एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड तोड़ने में तो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब होती है, तो ये गलत हो गया। फिर बोला है चेन प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है वो वाला स्टेप, वो एक्सोथर्मिक है क्या, और -2 एनर्जी रिलीज हो रही है क्या उसमें। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है उसमें +2 है और एंडोथर्मिक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, एंडोथर्मिक है। प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग मिथाइल क्लोराइड, जिसमें सेकंड वाला प्रोपगेशन स्टेप की बात बता रहे हैं, वो एंडोथर्मिक है और उसका +27 है क्या, देखते हैं। प्लस नहीं, -27 है, और ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है ना, एनर्जी रिलीज है माइनस में, तो एक्सोथर्मिक है ये वाला। तो भैया जी ये भी एंडोथर्मिक बोल रहा है, गलत बोल रहा है। द रिएक्शन इज, मतलब पूरी रिएक्शन की बात कर रहा है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और डेल्टा H एंथैल्पी जो है -25 किलो कैलोरी पर मोल है क्या। हाँ जी बिल्कुल सच बात है, आखिरी में बोली सच, लेकिन बोला तो सही ना, आंसर हो गया इसका D। ठीक है, चले आगे, चलो जी आगे, बहुत हुआ। ये वाला क्वेश्चन तो बेकार है, मतलब ये आधा अधूरा क्वेश्चन था, ये कर चुके हैं वैसे पहले हम। चलो क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड गिवन है, जरा देखना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और इस पे मिथाइल है, ये वाला कंपाउंड है। इसका मोनोक्लोरिनेशन किया गया, तो मोनोक्लोरिनेशन तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो करते हैं, किसी पेरोक्साइड के साथ में इनिशिएशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल जहां जहां बनेंगे, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, इन पोजीशन पे HCH बॉन्ड एसोसिएशन होगा और फ्री रेडिकल बनेगा और Cl आके जुड़ जाएगा। तो कितने जगह आ सकता है, कितने, पहले तो मैं काउंट कर लेता हूं, यहां Cl आके जुड़े या फिर यहां से H को हटा के Cl आके जुड़े, एक ही बात है, एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर है। यहां आए या यहां आए दूसरी बात है, इस जगह H को निकाल के Cl आए तो तीसरी बात है, और यहां से H को निकाल के Cl आ जाए तो चौथी बात है। मतलब 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, Cl यहां भी होगा, कुछ में Cl यहां भी होगा, कुछ में Cl यहां होगा, कुछ में Cl यहां होगा।
ठीक है, अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्वेश्चन ने बोला कि स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए बताओ, सारे बताओ मेरे को, तो ऐसे नहीं चलेगा, सारे बताओ। तो सारे देखो, देखो जैसे ही क्लोरीन यहां आया ये कार्बन कायरल हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा जब किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन होता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना डिसिमिलर एंड वाले के लिए, 2 की पावर n होता है, जहां n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल्स टू हो गया यहाँ 2 की पावर 1, मतलब 2 आइसोमर बनेंगे, एक डेक्सोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी, 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, यहां ये कार्बन तो कायरल है ही, ये वाला कार्बन भी कायरल है। दोनों कायरल कार्बन नए नए पैदा हुए हैं, पहले नहीं थे, अब भी अभी पैदा हुए हैं। मतलब क्लोरीन के यहां जुड़ने से डबल काम हो गया जी, कमाल हो गया। इसके भी दोनों पॉसिबिलिटी है, आर और एस हो सकता है, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, आर एस हो सकता है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 2 की पावर n, मतलब यहां 2, 4 आइसोमर बनेंगे। टोटल प्रोडक्ट कितने हुए? 4, जिसमें से एक पेयर ऑफ डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी का होगा, दूसरा भी पेयर ऑफ डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी का हो। 2 पेयर्स ऑफ एन एंटियोमर बनेंगे इन 4 का, मतलब ये है। इसमें कोई कायरल कार्बन कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, इसमें कोई कायरल कार्बन ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 और 4 6 7 और 8, टोटल प्रोडक्ट्स जो हो गए वो 8 हो गए। आपसे पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 6 होंगे। आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, मतलब स्टीरियो नहीं, टोटल नंबर ऑफ डेक्सोरोटेटरी कितने हैं, तो 1 2 और 3 डेक्सोरोटेटरी है, 3 लीवोरोटेटरी है, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और तो बताओ क्या बताऊं? ठीक है, तो इसमें तो केवल टोटल आइसोमर ही पूछे थे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर इसका हो जाएगा 8। चलें आगे। क्वेश्चन में पूछा है, 2011 का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक ईथर है, विनाइलिक ईथर है, डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, और इस ईथर की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एल्कोहल से की गई है, वो भी एनहाइड्रस एसिड लिया गया है। रिएक्शन तो याद होगी तुम्हें या नहीं है? देखो किसी एल्कीन की रिएक्शन है, एक मिनट, एल्कीन की रिएक्शन है, इस एल्कीन में थोड़ा रेजोनेंस के बारे में पढ़ा दूं। तो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज यहां आता है और पॉजिटिव चार्ज यहां आता है, कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट, हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो H प्लस का एडिशन, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यहां आके जुड़ेगा इस पोजीशन पे, मतलब H जुड़ गया तो लिखने की क्या जरूरत है, पर फिर भी लिख देता हूं यार। तो यहां ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन बनेगा, केटायन खूब स्टेबल हो गया, केटायन की बल्ले बल्ले हो गई, लोन पेयर मिल गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और क्या चाहिए केटायन को? ठीक है ना। तो फर्स्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है कुल मिला के। तो फर्स्ट स्टेप में कुल मिला के एल्कोहल, ये मान लो एसिडिक H यहां जुड़ गया और एल्कोहल का OR ग्रुप यहां जुड़ जाएगा। आपने जो एल्कोहल लिया है ना वो ऐसा लिया है RCH2OH, तो कोई बात नहीं, इसमें ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां जुड़ेगा, जिसमें से नेक्स्ट स्टेप में H प्लस निकल जाएगा, ये वाला। और क्या बना इस जगह? OCH2R, ये बना। जब एक कार्बन पर 2 OR ग्रुप हो, ये OR है, OR है, तो उसे एसिटैल या कीटैल कहते हैं। अगर इस जगह H बैठा है तो एसिटैल कहेंगे, और इस जगह R बैठा है तो कीटैल कहेंगे। तो ये साइक्लिक क्या बन गया? एसिटैल बन गया। ये तो क्या है? एक एसिटैल है। समझाऊं वापस? एक कार्बन पर OR है, अगर इस जगह H है तो इसे एसिटैल कहते हैं। अगर इस जगह H नहीं है, कोई कार्बन ही है, मान लो R डैश R डैश है, तो इसे कीटैल कहते हैं। और क्या है?
अगर OH एंड OR हो तो हेमी एसिटाइल एंड हेमी कीटाइल कहते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या हो गया ये एक हेमी एसिटाइल नहीं है। अच्छा हेमी भी पूछा है ना, तो हेमी भी बताऊंगा ना। OH एंड OR, यहां H है तो हेमी एसिटाइल, और H नहीं है तो हेमी कीटाइल। तो यहां ये एस्टर नहीं है, यहां ये ईथर नहीं है, यहां ये एसिटाइल है, हेमी एसिटाइल नहीं। ठीक, चले आगे। हाँ, एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें तीन कंपाउंड दिए हैं PQR ने PQS दिए हुए हैं, और इसमें पूछा है कि सेपरेटली इनकी रिएक्शन की गई है, नाइट्रेशन किया नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से सेपरेटली, इसका अलग किया, इसका अलग किया, इसका अलग किया। तो यहां आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ये ओरिएंटेशन पे डायरेक्टिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है ना। देखो जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसा इन ग्रुप्स के अंदर कुछ इन कंपाउंड्स में रिंग पर कुछ ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग की, और जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम कर देते हैं। जैसे आप देखो यहां OH है जो कि एक प्लस M ग्रुप है, लोन पेयर वाला ग्रुप है, और यहां एक C डबल बॉन्ड O है जो कि -M वाला ग्रुप है। ये रिएक्टिविटी कम करने वाला ग्रुप है, ये रिएक्टिविटी बढ़ाने वाला ग्रुप है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो एक्टिवेटिंग ग्रुप को इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ाने वाले ग्रुप को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमें यहां OH के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि OH क्या चाहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देखना, OH क्या चाहता है। तो OH की पूछी गई थी, हाँ भैया तुम्हारी मंशा क्या है, तो OH कहता है क्योंकि मैं प्लस M वाला ग्रुप हूं और मैंने इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है। एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, तो इनमें से कोई पोजीशन चूज कर लो, जाओ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन, जाओ इन पोजीशन में से कहीं जाकर जुड़ जाओ। तो यहां नाइट्रो लगाओगे, यहां लगाओगे, H को हटा के नाइट्रेशन इन पोजीशन पे होगा, यहां तो फिर ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है ना, ये गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, समझ रहे हो, ये गलत है क्योंकि यहां OH के पास में नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए। अगले पे आ जाओ, यहां मिथाइल है, यहां OH है। OH तो प्लस M से, क्योंकि लोन पेयर वाला ग्रुप है ना, तो प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप की ज्यादा चलती है। ठीक है ना, UN में US की ज्यादा चलती है, अमेरिका की ज्यादा चलती है भाई, ज्यादा पैसा देता है वो, ऐसा ही तो होता है, इस कारण से उसकी सुनता ही नहीं है। हाँ, तो बात चल रही है यहां पर कि प्लस M वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा जोरदार ग्रुप है, तो इस OMe ग्रुप से पूछा जाएगा कि तुम्हारा इच्छा क्या है। तो OMe ग्रुप चाहता है कि मैं तो प्लस M वाला ग्रुप हूं और मैंने रेजोनेंस कर करके यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, तो इनमें से कोई पोजीशन चूज करो। तो नाइट्रोनियम आयन ने ये वाली पोजीशन चूज कर ली, इनमें से कहीं आकर जुड़ गया। तो ये देखो ये गलत जगह आके जुड़ा है, OMe के पास में आना चाहिए था नाइट्रो ग्रुप, तो ये गलत है, हटाओ इसको। तो बी भी गायब हो गया, ये सही जगह जुड़ा हुआ है, ये भी सही जगह जुड़ा हुआ है, देखो OMe के पास में है, तो ये इन दोनों में से देखते हैं तीसरे से काम बनेगा। इस रिएक्शन में इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इस रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाया है ना। तो ये तो रिंग एक्टिवेटेड है, किसके द्वारा एक्टिवेटेड है, इस लोन पेयर के द्वारा।
और इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप बैठा है, तो ये डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है। किसने डीएक्टिवेट किया? C डबल बॉन्ड O ने किया। अब नाइट्रोनियम आयन आएगा तो उस रिंग पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और क्योंकि ये लोन पेयर है प्लस M ग्रुप है इस रिंग के लिए, तो इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, इस पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस के कारण प्लस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो बेस्ट पोजीशन यहां नाइट्रेशन के लिए पैरा पोजीशन होगी, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस फील नहीं होगा, तो पैरा पोजीशन बेस्ट पोजीशन होगी। तो ये देखो पैरा पोजीशन पे लगाया है, यहां तो मेटा पे ही लगा दिया तो गलत हो गया, इसलिए ये आंसर सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से करना था। चले आगे, चलो आगे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कि ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद गिव्स, विद क्या है, विद ब्रोमीन होना चाहिए, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन गिव्स 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन एज ए मेजर प्रोडक्ट एंड मतलब स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जो ब्रोमोबेंजीन है इसका ब्रोमिनेशन जब किया जाए, इसका ब्रोमिनेशन किया जाए तो कि ब्रोमोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि ये प्लस M ग्रुप होते हैं। हाँ, भले ही ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, हेलोजेंस के साथ में थोड़ा सा गलत मतलब उल्टा है, हेलोजेंस होते डीएक्टिवेटिंग है लेकिन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे करते हैं, रिएक्शन करेंगे बड़े ही बेमन से, मतलब डीएक्टिवेटिंग है लेकिन करवाएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कि हाँ भैया ऑर्थो पैरा पे करो यार, इच्छा तो नहीं है मेरी लेकिन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे करो, ठीक है ना। तो प्लस M इफेक्ट के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्लस M इफेक्ट के कारण होंगे। और अब ब्रोमिनेशन कराओगे तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा क्योंकि पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर होगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। तो स्टेटमेंट यही बोला गया है कि 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन बनती है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन द मेसोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये सब कुछ ही गड़बड़ कर दिया, काफी कुछ सही बोल रहा था, हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट पर भारी पड़ता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहां डायरेक्टिंग इफेक्ट मतलब रिएक्शन करने के लिए यहां इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रिएक्शन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे करेगा उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है। रिएक्शन स्लो करेगा इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है। हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उसके मेसोमेरिक इफेक्ट पे भारी पड़ता है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कोई भी एल्काइल हैलाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, किस कारण से? ड्यू टू प्लस M इफेक्ट ऑफ हेलोजन। लेकिन ये डीएक्टिवेटेड होता है, लेसर रिएक्टिव बेंजीन से लेसर रिएक्टिव है ना, डीएक्टिवेटेड है मतलब लेसर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये होता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इस चीज को ध्यान दी समझ लीजिएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा था कि डोमिनेटिंग होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है मेसोमेरिक इफेक्ट से, जनरली हेलोजेंस में ऐसा ही होता है, औरों में नहीं होता। लेकिन ये रिएक्टिविटी के लिए ये सही था, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के डायरेक्शन के लिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं बैठेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2
इनकरेक्ट है, आंसर निकाल ही लोगे आप। ठीक है, चले आगे, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 का क्वेश्चन है। यहां दो बेंजीन रिंग दी गई है, अमाइड दिया गया है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब नाइट्रेशन किया गया है। नाइट्रेशन में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जाकर रिएक्शन करने वाला है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है इसमें, और ये अब रिंग को चूज करेगा कि किस रिंग पर रिएक्शन करनी है, क्योंकि इस रिंग पर नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहां C डबल बॉन्ड O इस रिंग से, इस वाली रिंग से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये रिंग तो एक्टिवेटेड है और ये रिंग डीएक्टिवेटेड है, ये वाली रिंग डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करना पसंद नहीं करेगा। जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस रिंग पर अटैक करना पसंद करेगा, और ये एक्टिवेटेड है। किसके द्वारा एक्टिवेटेड है? नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि प्लस एम वाला ग्रुप है, लोन पेयर तो प्लस एम ग्रुप होता है, तो प्लस एम ग्रुप अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा, तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। बेस्ट पोजीशन ये है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो बेस्ट पोजीशन इसकी नाइट्रोजन की पैरा पोजीशन हो गई। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इसमें तो कीटोन के पास ही करा दिया गया, गलत है, कीटोन की तरफ नहीं होगी, इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहां होगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें आइसोपेंटेन है, और आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन किया गया है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो N बना, N फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया N का, तो P बना। तो यहां लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर N, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस P यहां। ठीक है, वैसे इनको लिखना चाहिए था कि मोनोक्लोरिनेशन है, क्योंकि डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, टेट्राक्लोरिनेशन सब होता है एक साथ। एक क्लोरीन भी आता है, दो क्लोरीन भी आता है, तीन क्लोरीन भी आते हैं, माइनर हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन बनते सभी है। ठीक है, और जैसा ऑप्शन दिख रहा है 6-4, तो ये मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहा है, नहीं तो डाइक्लोरिनेशन के तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये मोनोक्लोरिनेशन है। तो मोनोक्लोरिनेशन किस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का। ऐसा ही तो है, देखो दो मिथाइल जुड़े हैं इस कार्बन पे, फिर CH2 और CH3, आइसो पेंटेन। आइसोपेंटेन का क्लोरीन की रिएक्शन की गई सनलाइट की प्रेजेंस में, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल बनते हैं धीरे धीरे, CH बॉन्ड डिसोसिएशन होता है और CH बॉन्ड डिसोसिएट होके फ्री रेडिकल बनते हैं। यहां इसने क्वेश्चन में मेजर माइनर नहीं पूछा है, तो जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं वो बताने हैं। क्लोरीन इस H को रिप्लेस करके भी आ सकता है, तो यहाँ के H को भी रिप्लेस करके आ सकता है, यहाँ का H हटा के Cl लगाओ या यहाँ का H हटा के Cl लगाओ, एक ही बात है, एक ही नाम आएगा। यहाँ के H को हटा के Cl भी आ सकता है, इस जगह के H को हटा के Cl भी आ सकता है, और यहाँ के H को हटाकर Cl भी आ सकता है, तो मतलब 4 जगह Cl आ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। इनमें हम लोगों ने केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करें, स्टीरियो तो बनाने के बाद काउंट करेंगे। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 4 जगह आ सकते हैं, तो ये मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ठीक है, क्लोरीन यहां भी हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल में क्लोरीन यहां होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन यहां होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन यहां होगा। क्लोरीन यहां जुड़ा, कार्बन ये कायरल हो गया, ध्यान से देखो, यहां क्लोरीन जुड़ा है, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, मिथाइल मिथाइल है और कोई कार्बन कायरल नहीं बना। यहां ये देखो कार्बन कायरल है और कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसके अलावा भी नहीं है। और जब कोई एक नया नया कायरल कार्बन बना है तो उसका डेक्सोरोटेटरी और लिबरोटेटरी दोनों बनेगा। कारण बता देता हूं कि यहां फ्री रेडिकल बना था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ
ये चीज कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती कि सर फ्री रेडिकल तो यहां बना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन के दोनों आइसोमर कैसे बन गए भाई, यहां क्लोरीन जोड़ने से ये R और S कैसे हो गया। तो भाई हो सकता है यहां क्लोरीन जुड़े तो R हो जाए, तो वहां क्लोरीन जुड़ जाए तो S भी तो हो सकता है ना। कुल मिला के जो भी नया कायरल कार्बन बनेगा उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो इसमें नया कायरल कार्बन बना है, एक ही कायरल कार्बन है, उसका डेक्सोरोटेट्री और लिवोरोटेट्री दोनों बनेगा। यहां कोई कायरल कार्बन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां एक नया कायरल कार्बन बना है, उसका भी डेक्सोरोटेट्री और लिवोरोटेट्री दोनों बनेगा। और यहां कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितने आइसोमर बने, एन की वैल्यू कितनी है, पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, तो 2 3 4 5 6, तो टोटल आइसोमर तो 6 हो गए, एन की वैल्यू तो 6 हो गई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे p फ्रैक्शंस मिले, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस p है। हमें पता है कि ये इनेंशियोमर है, यहां के d और l जो ये बना है इनेंशियोमर है, यहां का d और l जो बना है वो इनेंशियोमर है। ये क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं और ये भी इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम डेंसिटी। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो वही कंपाउंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो इन दोनों का को तो सेपरेट कराया नहीं जा सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हाँ, इसको और इसको करा सकते हैं, ये पोजिशनल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट ही होंगे, एग्जैक्ट पॉइंट सेम होगा तो इनेंशियोमर का ही। ठीक है, तो आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, इन दोनों को नहीं कर सकते। इन 6 में से ये दोनों तो एक ही साथ रहेंगे, ये अलग हो सकता है, ये दोनों भी एक साथ रहेंगे। ये तो एक फ्रैक्शन इसका मिलेगा, एक फ्रैक्शन इन दोनों का मिलेगा, एक फ्रैक्शन इसका मिलेगा और एक फ्रैक्शन इसका मिलेगा। समझ गए। अरे पेट्रोलियम, अभी पेट्रोलियम खूब चल रहा है ना, ईरान और अमेरिका वाला, तो भैया क्रूड ऑयल में से कितने सारे कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किए जाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड्स को अलग अलग कर लिया जाता है। पहले तो स्पेसिफिक मतलब नेफ्था अलग किया जाएगा, तो एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट वाले सेक्शन के कंपाउंड्स को अलग कर दिया जाएगा। अब उन कंपाउंड्स में से आपको, उस मिक्सचर में से भी आपको अलग अलग निकालना है ना, तो उसके लिए और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा और स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल प्योर थोड़ी ना होता है, गैसोलीन प्योर थोड़ी ना होता है, उसमें आइसो ऑक्टेन भी होता है, मतलब 7 8 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, तो प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाँ, उसमें से भी एक एक को अलग करना होगा तो और सेपरेशन मेथड्स हैं, है ना, उनका यूज करना पड़ता है। तो कुल मिला के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 4 फ्रैक्शंस बनेंगे, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। समझ गए। चले आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एल्कीन गिवन है और NOCl की रिएक्शन कराई है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। कौन है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है। नाइट्रोसिल क्लोराइड जब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करता है, ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करता है, इसमें NO+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में जुड़ता है। तो यहां भी रिएक्शन कुछ ऐसी ही है, पर मैकेनिज्म में मैं समझा दूंगा। वैसे अभी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाते हुए रिएक्शन करता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, उसके बाद रिएक्शन होती है। इसमें NO और Cl ये है। ओवरऑल डिसोसिएशन जब होता है तो ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होता है, ये तो प्लस के फॉर्म में टूटता है, ये माइनस के फॉर्म में टूटता है। और मार्कोनिकॉफ एडिशन में याद है ना, प्लस तो जुड़ता है कॉर्नर पे जहां H ज्यादा है, और माइनस जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ता है जहां H कम है। मार्कोनिकॉफ एडिशन यही तो कहता है। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ NO तो जुड़ जाएगा प्लस के फॉर्म में और Cl जुड़ जाएगा माइनस के फॉर्म में। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब होता कैसे है सुनना, ये रहा नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड में देखो आप O- और नाइट्रोजन प्लस बनेगा।
जैसे ही ये प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। देखने में तुम्हें लोन पेयर वाला दिख रहा है, लोन पेयर वाला तो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे ही O माइनस बनता है तो नाइट्रोजन प्लस होता है, नाइट्रोजन प्लस, और तुम्हें पता है लोन पेयर वाला अगर प्लस हो, कोई लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल हो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां पर होगा क्या कि रिएक्शन होगी, ये माइनस है और ये प्लस बना, प्लस जाते ही जाके इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में यहां जुड़ गया। तो इस जगह व्हाइट कलर से बनाना है ना मेरे को, तो व्हाइट कलर से बनाता हूं, लो। अरे यार, ये N है, डबल बॉन्ड OCl लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट हुआ, O माइनस बना, नाइट्रोजन पे प्लस बना। यहां इस प्लस ने, किस प्लस ने, नाइट्रोजन प्लस ने, नाइट्रोजन प्लस ने इस जगह बॉन्ड बना लिया दोनों जगह। आप याद करो, कोई भी लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, दोनों तरफ बॉन्ड बनाता है, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड बना डबल बॉन्ड और Cl को निकाल दिया गया माइनस के फॉर्म में, Cl को निकाल दिया गया माइनस के फॉर्म में। अब Cl निकल के कहीं बाहर थोड़ी ना निकल गया, वहीं है, घूम रहा है। अरे मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला, Cl ने बोला मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, ऐसे कैसे होगा, मैं रिएक्शन करने वाला हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो Cl ने एज ए न्यूक्लियोफाइल मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लिया, ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट हो गया। न्यूक्लियोफाइल तो यहीं आता है, तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ना, MP मतलब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही होगा। और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना के रिएक्शन होती है, और इसमें दोनों ग्रुप अपोजिट साइड से होते हैं। हालांकि यहां तो इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वैसे ये एंटी एडिशन होता है, एडिशन एंटी एडिशन होता है, और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से। और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करो। नमस्कार।